मैं अमित कुमार तिवारी, आपका दोस्त जनमन बहुजन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पथ की यात्रा में हम कपिलवस्तु लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु आ चुके हैं और कपिलवस्तु में पिपराहवा, जहाँ पे हम गनवरिया जो एक और यहाँ पे साइट है, और फिर हम सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय से पास ही, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पास ही जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बौद्ध संग्रहालय है, कपिलवस्तु संग्रहालय है, उसको देखेंगे। कपिलवस्तु के बारे में थोड़ा सा मैं जब देख रहा था, लुम्बिनी में जब हम लोग थे और फिर उससे पहले भी जब मैं देख रहा था, तो कपिलवस्तु को लेकर के थोड़ा सा, कपिलवस्तु की जगह को लेकर के थोड़ा सा बात रहा है नेपाल और भारत के बीच। यहाँ पर 29 वर्ष गुजरे, जो अपने बचपन और युवावस्था का जो समय उन्होंने बिताया, वो कपिलवस्तु है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। फिर जो शाक्यों की जो राजधानी थी वो कपिलवस्तु है, तो उसके मुख्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा विवाद रहा है भारत और नेपाल के बीच। तो नेपाल में जो तिलौरा कोट है जो जगह है, सागराहवा जो जगह है, गुटिहवा जो जगह है, और रोहिणी नदी का जो एक क्षेत्र है, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक विवाद रहा है। तो भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्च के द्वारा, और ख़ास करके यहाँ माना गया है कि बुद्ध के अवशेष नए पिपराहवा में मिले विलियम क्लैक्सटन पेप्पे को, तो माना जाता है कि नहीं, कपिलवस्तु, मूल कपिलवस्तु यही है। जो गनवरिया साइट है वो रिहायशी स्थल है और यहाँ एक धार्मिक स्थल है। तो हम देखते हैं, पिपराहवा साइट को देखते हैं, फिर गनवरिया साइट को देखेंगे, और फिर उसके बाद पुरातात्विक संग्रहालय देखने चलेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पास जो है। दोस्तों, कपिलवस्तु की खोज का एक बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक इतिहास है। बालक सिद्धार्थ का जीवन कपिलवस्तु में कैसे बीता और क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्हें महाविनिष्क्रमण करना पड़ा, इसे जानने से पहले कपिलवस्तु की खोज पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में मौजूद कपिलवस्तु नामक स्थान का नाम कपिल मुनि के नाम पर पड़ा है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का समय के दामोदरन ने अपनी किताब भारतीय चिंतन परंपरा में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना है। आज 21वीं सदी से 2600 साल पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में ही हुआ था। शाक्य महान योद्धा, वैभवशाली शासक और भूस्वामी थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य कौशल नरेश सेनजीत के प्रभाव के अंतर्गत थे। सिद्धार्थ ने अपने बचपन और युवावस्था तक मिलाकर 29 वर्ष की आयु कपिलवस्तु में व्यतीत किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को देश निकाला मिला और उन्हें गृह त्याग करना पड़ा। 7 वर्षों तक सिद्धार्थ जीवन और समाज के लिए सही दिशा की तलाश में खोजरत रहे और कपिलवस्तु से दूर भी रहे। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पिता शुद्धोदन के बुलावे पर वे 7 वर्षों के बाद कपिलवस्तु लौटे। शाक्यों द्वारा उनका स्वागत हुआ, उनको गृहस्थ बनाने के प्रयास भी हुए, लेकिन बुद्ध ने सबका दृढ़ता से उत्तर दिया और धम्म के प्रचार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार वे 6 बार और कपिलवस्तु अपने धम्म के प्रचार के लिए आए थे। बुद्ध के जीवन काल में ही सेनजीत के पुत्र विदुडभ ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया तथा उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनारा के मल्लों ने उनके अस्थि अवशेषों को ब्राह्मण द्रोण की मध्यस्थता में 8 भागों में विभक्त किया, जिसमें से एक भाग कपिलवस्तु के शाक्यों को प्राप्त हुआ। शाक्यों ने अस्थि अवशेषों के ऊपर एक स्तूप बनवाया। चीनी यात्री फाहियान, जिसने ईस्वी 399 से 414 के बीच भारत यात्रा की थी, ने कपिलवस्तु के बारे में लिखा है कि नगर में न राजा है न प्रजा, केवल खंडहर और उजाड़ है। कुछ श्रमण निवास करते हैं और 10 घर निवासियों के हैं। फाहियान आगे और लिखते हैं, कपिलवस्तु जनपद महाजन शून्य है, यहाँ पर निवासी बहुत कम हैं। पथ में हस्ती और सिंह से बचने की आवश्यकता है, बिना सावधानी के जाने योग्य नहीं है।
सन 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच भारत यात्रा को आने वाले एक अन्य चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसी तरह का विवरण कपिलवस्तु के संदर्भ में दिया है। ह्वेनसांग लिखते हैं, इस राज्य का क्षेत्रफल 4000 ली है। इस राज्य में कोई 10 नगर हैं जो सब के सब उजाड़ और बर्बाद हैं तथा राजधानी भी बुरी अवस्था में है। राजधानी का ठीक क्षेत्रफल निश्चित नहीं किया जा सकता, परंतु राजभवन की सीमा नापने से उसका क्षेत्रफल 15 या 16 ली होता है। राजभवन की चहारदीवारी ईंटों की बनी हुई थी, जिसकी नींव अब भी मजबूत और कुछ ऊंची है। इसे उजड़े हुए बहुत दिन हो गए। 2-1 मोहल्ले कुछ आबाद हैं, कोई बड़ा राजा नहीं है। एक नगर का अलग अलग शासक है। भूमि उत्तम और उपजाऊ होने से समयानुसार ज्योति बोई जाती है। प्रकृति उत्तम और मनुष्य आचरण के लिहाज से कोमल और सुशील हैं। 1000 से अधिक उजड़े हुए संघाराम हैं। केवल राजभवन के निकट वाले संघाराम में 3000 अथवा 30 बौद्ध हीनयान के सम्मितीय पंथानुयायी हैं। इन दोनों चीनी बौद्ध यात्रियों के लिखे से पता चलता है कि कपिलवस्तु एक बड़े कालखंड तक उजाड़ और वीरान रहा तथा गुमनामी में खोया रहा। आधुनिक समय में अंग्रेजों ने देश के इतिहास और भूगोल को समझने के क्रम में प्राचीन समय के स्थानों की खोज आरंभ की। कपिलवस्तु का वर्णन बौद्ध धर्म ग्रंथों में था और फाहियान तथा ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों में। इन्हीं स्रोतों के सहारे कपिलवस्तु की खोज की जानी थी। सबसे पहले 1858 में लेसन ने गोरखपुर के निकट रोहिन के तट पर स्थित अवशेषों की पहचान कपिलवस्तु के रूप में की। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रावस्ती की सफल खोज के पश्चात बस्ती जनपद के औरंगाबाद परगना स्थित नगर खास को कपिलवस्तु के रूप में पहचाना था, लेकिन अभी भी बात बनी नहीं थी। 1875-76 में कनिंघम के सहायक एसीएल कार्लाइल ने बस्ती जनपद के मंसूर परगना स्थित भलुआडीह का तादात्म्य कपिलवस्तु से स्थापित किया, लेकिन अभी भी कोई ठोस नतीजा निकला नहीं था। दिलचस्प मोड़ तब आया जब 1898 में बर्डपुर के जमींदार विलियम क्लैक्टन पेप्पे को उत्खनन के दौरान स्तूप के बीचों बीच 24 फुट नीचे बलुआ पत्थर का एक ढक्कन युक्त चौकोर बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर अन्य पात्र भी रखे हुए थे, जिसमें सैकड़ों अमूल्य चीजें थीं और इसी बॉक्स में बुद्ध के अस्थि अवशेष थे और उन अस्थि अवशेषों के अलावा स्वर्ण निर्मित नारी आकृति जो पात्र, वलयाकृत मुद्रित स्तरी, सलाका एवं विभिन्न चिन्हों जैसे स्वास्तिक आदि थे। उन चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी वो ये थी, एक छोटे पात्र के ढक्कन पर प्राक मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में एक लेख अंकित था, जिस पर लिखा हुआ था, सुकीति भतिनम सभगिनिकम सपूत दलनम इयम सलील निधने बुधस भगवते सखीयानम। इसका विद्वानों ने अलग अलग अनुवाद किया, लेकिन एक मूल बात तक विद्वान पहुंचे कि बुद्ध के परिजनों अर्थात वंशजों ने इस अस्थि अवशेष को यहाँ स्थापित किया। बुद्ध का अस्थि अवशेष मिलना कपिलवस्तु की पहचान में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि पाली ग्रंथों में और फाहियान और ह्वेनसांग के विवरणों में यह अंकित है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभक्त किया गया, जिसमें एक भाग कपिलवस्तु के साक्ष्यों को प्राप्त हुआ था। रहवा से प्राप्त अवशेष से प्रेरित होकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बाबू PC मुखर्जी को नेपाल की तराई में अन्वेषण और उत्खनन का दायित्व सौंपा। 1962 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की श्रीमती देवला मित्रा ने प्राचीन कपिलवस्तु गणराज्य के विख्यात स्थलों का गहन अध्ययन कर उत्खनन किया। फाहियान के यात्रा विवरण में उल्लिखित लुम्बिनी से कपिलवस्तु की दूरी के आधार पर पिपरहवा और गनवरिया प्राचीन कपिलवस्तु के स्थल हो सकते हैं का अनुमान व्यक्त किया। 70 के दशक में 1971 से 76 के बीच श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिपरहवा एवं गनवरिया के पुरा स्थलों व्यापक
उत्खनन के परिणाम स्वरूप कतिपय स्तूप, विहार एवं प्रासाद के साथ कपिल वस्तु अभिलिखित मुद्राओं की प्राप्ति से कपिल वस्तु की सुनिश्चित पहचान पिपरहवा से स्थापित हुई। उत्खनन से प्राप्त मुद्रांकों पर अंकित अभिलेखों में प्रयुक्त कपिल वस्तु शब्द से इस स्थान की सुनिश्चित पहचान सिद्ध हो गई। अभिलेख में लिखा था, ओम देवपुत्र विहारे कपिल वस्तु भिक्षु संघस एवं महाकपिल वस्तु भिक्षु संघस। और इस प्रकार वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में ही कपिल वस्तु के होने की पहचान सिद्ध हो चुकी है। तो अभी पीछे आप देख ही रहे हैं, ये पिपहरा वाली जगह है और इस जगह को प्रकाश मिलाने का श्रेय जो है विलियम क्लैक्सन पेप्टे को जाता है, जिन्होंने 1898 ब्रिटिश इंजीनियर थे विलियम क्लैक्सन पेप्टे, और 1898 में उन्होंने खुदाई की और उनको यहाँ पर एक अस्थि कलश मिला और फिर वो उसे लेकर के अपने देश चले गए। और अभी जो मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक जो जानकारी मिली कि 2024 में भारत सरकार ने प्रयास किया, क्योंकि उस अस्थि अवशेष की नीलामी हो रही थी और 127 साल बाद उस नीलामी नहीं होनी थी भारत सरकार, और 127 साल बाद जो विलियम क्लैक्सन पेप्टे ने जो अस्थि कलश खोजा था 1898 में, उसको 2024 में 127 साल बाद अपने देश में लाया जा सका। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अंग्रेज़ यहाँ पे थे, ढेर सारी चीज़ें यहाँ से लेकर गए और कुछ चीज़ें तो हम जानते ही हैं, लेकिन अस्थि कलश विलियम क्लैक्सन पेप्टे जो है कि लेकर के चला गया था, तो उसको 2024 में भारत सरकार लाने में कामयाब रही और यहीं पर वो खुदाई में वो चीज़ें मिली थी। तो ये एक जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अब आगे हम बुद्ध के बचपन से जुड़ी बातों को देखते और समझते हैं। आ गए हम लोग गनवरिया स्तूप, देख सकते हैं। प्राचीन स्थल गनवरिया का उत्खनन 1871 से 76 के मध्य हुआ था। गनवरिया में कपिल वस्तु नगर का रिहायशी क्षेत्र था। संभवतः यह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आवास था। उत्खननकर्ता द्वारा इसका अभिज्ञान कपिल वस्तु के राजप्रसाद से किया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य भवन, संघारा, मनोती स्तूप के अवशेष भी उत्खनन द्वारा उद्घाटित किए गए हैं। तो ये गनवरिया साइट है दोस्तों। गनवरिया अगर कपिल वस्तु का रिहायशी स्थल था तो इससे अनुमान व्यक्त किया जा सकता है सिद्धार्थ का बचपन इन्हीं स्थलों के बीच बीता होगा। सिद्धार्थ ने 8 वर्ष की आयु में शिक्षा आरंभ की। उद्युक्त देश के प्रतिष्ठित भाषाविद और वैयाकरण, वेद वेदांग और उपनिषदों में निपुण सब्बमित्र सिद्धार्थ के आचार्य हुए। सब्बमित्र से सिद्धार्थ ने सभी शास्त्रों, दर्शन में निपुणता हासिल की। भारद्वाज से उन्होंने एकाग्रता और समाधि की शिक्षा प्राप्त की। क्षत्रिय वंश के अनुरूप सैन्य कला की शिक्षा भी उन्हें दी गई। 16 वर्ष की आयु में दंडपाणि नामक शाक्य की पुत्री यशोधरा से उनकी शादी हुई, जिससे उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। 20 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने शाक्य संघ में दीक्षा ली। शाक्य संघ के नियमों के अनुरूप उन्होंने कुछ प्रतिज्ञाओं के पालन करने की दीक्षा ली। शाक्य संघ में दीक्षित हुए उन्हें 8 वर्ष बीत चुके थे जब एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उस घटना के कारण उन्हें देश निकाला मिला। परिस्थिति यह थी कि शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। इन दोनों राज्यों की विभाजक रेखा रोहिणी नदी थी। रोहिणी नदी ही दोनों राज्यों के सिंचाई का साधन थी। पानी को लेकर के दोनों राज्यों के बीच विवाद होता रहता था। सिद्धार्थ जब 28 वर्ष के थे तो उसी समय शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों के बीच सिंचाई के पानी को लेकर के विवाद हो गया। विवाद जो है कि युद्ध के स्तर तक पहुंच गया। शाक्य युद्ध के द्वारा इसका हल निकालना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ युद्ध का विरोध कर रहे थे। सिद्धार्थ का तर्क था कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर केवल प्रेम से ही शांत होता है।
शाक्य संघ में दीक्षित होने के बाद भी सिद्धार्थ ने जब संघ का विरोध किया तो संघ ने सिद्धार्थ के समक्ष क्या प्रस्ताव रखे उसके बारे में पिपरावा में ही मिले बौद्ध मुनि ने हमें आगे बताया। यही रहेगा कि या तो आपको धन धरती हड़प किया जाएगा, लड़ाई से आप पीछे होंगे, धन धरती हड़प किया जाएगा। और एक सवाल है, या तो आपका मृत्युदंड दिया जाएगा, मृत्युदंड। और एक और है शर्त, नहीं उपल हो पाएगा तो राज से निकाला, राज निष्कासन का निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यही 3 शर्त था। शाक्य संघ ने ये शर्त रखा था जो सेनापति थे उन्होंने रखा, जो सेनापति, और सेनापति वही था दंडपाण। तो उन्हीं लोग यहाँ पे सेनापति भी रहे और ये राजा उनसे बड़े थे और इसके जरिए तो रहबे करे वो लोग। तो यहाँ ये हुआ कि इनके मन में कुछ आया, याद आया कि मानो से झगड़ा करना अन्याय है, पाप है, मानो से झगड़ा करना पाप है। तो लड़ाई से कभी ख़त्म नहीं होता है। वो सेनापति को जवाब देते हैं कि इस तरह से लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन तो शांति तो पहले बैठक में शांति की 4-6 महीना साल भर का। इसके बाद वो लोगों का वही खुन्नस रहा कि नहीं हम बदला लूँगा। बदला लेने के कारण वो लोग सेनापति ने सबको ललकारा, सारे लोग एकजुट हुए, मत हुए। तो बुद्ध तो नहीं हुए, सिद्धार्थ तो नहीं हुए, लेकिन इनसे पूछा गया आपको लड़ाई से बताइए, जिसको लड़ाई बहिष्कार करना है तो अकेले हाथ उठाओ, जो बहिष्कार करना है लड़ाई से तो हाथ उठाइए। तो केवल सिद्धार्थ ने, बुद्ध ने हाथ उठाया। हाँ, बुद्ध नहीं थे तब, सिद्धार्थ राजकुमार थे। तो वो हाथ उठाए और कोई नहीं उठाया। तो उसमें बोला राष्ट्रपति, अरे सिद्धार्थ अभी सोच लो, आपने शपथ क्या लिया है? कहीं हमको मालूम है 7 प्रतिज्ञा है, वो 3 प्रतिज्ञा है। तो बार बार समझाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो कह दिया। तो अब देर बस इनको ना धन धरती हड़पेल और ना इनको मृतक दंडहीन राज से बाहर। यही है रोहिणी के पानी के, रोहिणी नदी का पानी का बंटवारा के कारण इनको घर से निकाला गया रास्ते। और मृतक देख करके नहीं हुए। ये क्या कहते हैं, ये दंत कथा, एक कथाओं में जो ये बात कही जाती है, ब्राह्मणों लोग ने लिख दिया। अच्छा, ये ब्राह्मणों ने फैलाया हुआ है। क्योंकि मैं वो किताब बाबा साहब की जो किताब पढ़ रहा था, बुद्ध और उनका धम्म, तो आप जो बात बता रहे हैं, ठीक यही बात क्या कहते हैं कि बाबा साहब ने उस किताब में लिखी है कि ये कारण था। उनके वर्ष से पहले ही शांति के लिए क्या कहते हैं ये काम कर चुके थे वो, कि दोनों में आपस में लड़ाई न हो, मारकाट न हो। तो उनको जब निकाल दिया गया था, निकाला गया था, लेकिन उसमें तो क्योंकि वो घर छोड़ दिए थे। ये मतलब क्या कहते हैं कि 3-4 जो कि उन्होंने प्रतीक देखे और उसके बाद उनको विराग उत्पन्न हो गया और वो छोड़ दिया गया। ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा ये फैलाया गया। रही बात है जो है, बुद्ध को राज से निकाला गया। बुद्ध थोड़ी है तपस्या करने के लिए गए। बुद्ध वही पानी का बंटवारा, रोहिणी नदी के बंटवारा के कारण वो लड़ाई को बहिष्कार किए, तब उनको देशनिकारी हुआ। ये बात तो बाबा साहब ने लिखा है, बुद्ध और उनके धम्म में ये बात सही। तो अभी जो हम बातचीत कर रहे थे उनसे, तो वो शाक्य और कोलिय के बीच जो युद्ध हुआ था रोहिणी नदी को लेकर के, युद्ध होने वाला था जिसको बुद्ध ने रोकने का प्रयास किया, उसके बारे में वो बता रहे थे। और उसी के बारे में अभी बातचीत हम कर रहे थे। बुद्ध के बारे में पढ़ते हुए, बुद्ध और धम्म जो मैंने किताब बाबा साहब वाली पढ़ी, उसमें बताया जाता है कि बुद्ध शुरू से ही बहुत कारुणिक थे। करुणा उनके भीतर भरी हुई थी। एक देवदत्त वाली, जो देवदत्त संभवतः उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने एक हंस को मारा, फिर जो बताई जाती है, तो फिर बुद्ध ने उस हंस को ठीक किया। फिर वो आए तो उन्होंने देने से इनकार किया देवदत्त को। तो बुद्ध का बचपन यहाँ और गौनरिया जो साइट
जो रिहायशी साइट है और इसको धार्मिक साइट कहा जा रहा है। स्तूप इस तरह रोहिणी नदी के पानी के कारण कोलियों और साकियों के बीच जो युद्ध होना था उसका सिद्धार्थ ने विरोध किया, जिसके कारण उन्हें देश निकाला मिला और उन्हें कपिलवस्तु छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, अभी हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कपिलवस्तु संग्रहालय पे आ चुके हैं और यहाँ क्या कहते हैं कि बुद्ध से जो पिपरावा में, अब जो मैं पढ़ रहा था कि पिपरावा में जो उत्खनन हुआ पिपरावा और गौनरिया में, तो उससे जुड़ी चीज़ें क्या कहते हैं कि यहाँ पर रखी हुई हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे। और भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मंडल, कपिलवस्तु पुरातत्व संग्रहालय कपिलवस्तु, माननीय राज्य मंत्री पर्यटन संस्कृति स्वतंत्र प्रभार नागर विमान, भारत सरकार, डॉक्टर महेश शर्मा के कर कमलों। संग्रहालय में सबसे पहले हमें एक फिल्म दिखाई गई जो कपिलवस्तु की खोज और बुद्ध के जीवन पर आधारित थी। निर्माण के पश्चात अपने धातु अवशेषों पर स्तूप निर्माण की इच्छा व्यक्त की थी। उनके अवशेषों को 8 दावेदारों में विभाजित किया गया था और प्रारंभ में इन्हीं अवशेषों के ऊपर मिट्टी के अंडाकार शरीर के स्तूप बनाए गए। कपिलवस्तु का स्तूप इन्हीं प्रारंभिक स्तूपों में से एक है। लघु फिल्म देखने के बाद हम इतिहास को बिल्कुल पास से देखने अगली प्रदर्शनी वीथिका में गए, जहां कपिलवस्तु के खोज संबंधित जानकारी का विस्तृत विवरण साक्ष्यों के साथ प्रदर्शित किया गया है। वीथिका में कपिलवस्तु से मिले बुद्ध के अष्ट प्रस्तर, जिस स्थान पर मिले उस स्थान का अंकन, उस स्थान की खुदाई के चिन्ह, उस स्थान से प्राप्त सिक्के व मनके तथा अन्य जो हथियार आदि प्राप्त हुए हैं, तौल बाट के चिन्ह, मालाएं, विभिन्न साजो सामान, हथियार इत्यादि को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय के पीछे ही संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बौद्ध कला वीथिका कपिलवस्तु पिपरहवा की स्थापना की गई है, जिसे देखने आप संग्रहालय के पीछे की तरफ पिपरहवा कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, जो कपिलवस्तु संग्रहालय है ठीक उसके पीछे ये संग्रहालय बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध कला वीथिका कपिलवस्तु पिपरहवा जनपद सिद्धार्थ नगर का शिलान्यास माननीय सुश्री मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा गुरुवार दिनांक 22 मई 1997 को संपन्न हुआ। तो ये जो संस्कृति विभाग के द्वारा स्थापित कला वीथिका है, बौद्ध कला वीथिका, उसको सुश्री मायावती ने 1997 में स्थापित किया था। उधर चलते हैं। यह फलक मथुरा शैली में लाल बलुआ चित्तीदार पत्थर पर बना है। इस दृश्य में गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम बार अपने पैतृक निवास कपिलवस्तु आगमन पर उनके पिता व माता गौतमी महाप्रजापति द्वारा नगर के प्रवेश द्वार। दोस्तों, ये रही हमारी कपिलवस्तु की यात्रा। एक दिन में आप अच्छे से कपिलवस्तु को घूम सकते हैं और फिर हम अपने अगले वीडियो में नेपाल में जो जगहें कपिलवस्तु के तौर पे जानी जाती हैं, तिलौरा कोट, सगरहवा, गोटिहवा, अगले वीडियो में हम वहाँ चलेंगे, या फिर बुद्धपथ के जो आगे कपिलवस्तु के बाद राजगीर की तरफ, बिहार की तरफ बुद्ध जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे। और इसी तरह से इसी क्रम में हमारी यात्रा जारी रहेगी, बुद्ध से जुड़ी जगहों को देखने के लिए, बुद्ध से जुड़ी तमाम जो बातें हैं, बुद्ध ने इस दुनिया को, इस देश को, जनमन को जो संदेश दिया, वो ढेर सारी बातें, बुद्ध का जीवन, ये यात्रा लंबी जो है कि क्या कहते हैं जारी रहने वाली है। तो आप लगातार जनमन बहुजन
के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी जो बहुमूल्य प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।